हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 का जो एनसीईआरटी का हिस्ट्री बुक है उसका 5th चैप्टर। इसके पहले जितने भी चैप्टर्स है उसका ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, उसको आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 5th चैप्टर जिसका नाम है जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। तो अगर हम जनजातीय समाज की बात करें, उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्म कांडों को नहीं मानते थे और न ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातीय कहा जाता रहा है। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातियां खेती से अपना जीविकापार्जन करती थी। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक और पशुपालक थे। कुछ जनजातियां खानाबदोश थी और ये एक जगह से दूसरे जगह घूमती रहती थी। खानाबदोश मीन्स घूमने वाला लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते थे, उनको क्या कहा जाता था? खानाबदोश। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी-बड़ी जनजातियां फली-फूली और सामान्यतः ये जंगलों, पहाड़ों और रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों जहाँ पर निवास करती थी। नेक्स्ट है जनजातीय लोग। तो समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। इनका इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं-14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। यहाँ बाद में गख्खर लोग ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। तो अगर हम बात करें पंजाब की, तो जो खोखर जनजाति थी वो 13वीं-14वीं शताब्दी के दौरान काफी ज्यादा प्रभावशाली थी और उसके बाद गख्खर लोग ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पे हो गए थे। उनके मुखिया जो गख्खर लोग थे, उनकी जो मुखिया थे कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। उत्तर पश्चिमी से एक और विशाल शक्तिशाली जनजाति थी जो थी बलौच। ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। जो बलौच जनजाति थी, वहाँ के लोग अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। पश्चिमी हिमालय में गडरियों की जनजाति रहती थी। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व था। बिहार और झारखंड में 12वीं सदी तक चेर सरदारों का उदय हो चुका था। अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मानसिंह ने 1551 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें पराजित किया। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियां, कोली, बेरात और भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। कुछ और दक्षिण में कोरागा, बेतर्क, मरवार और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में भी फैली हुई थी। तो यहाँ पे जनजातीय लोग रहा करते थे। नेक्स्ट है खानाबदोश और घुमंतू लोग। तो खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर तक घूमते हैं। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। ये खेतीहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े और बर्तन और ऐसी चीजों के लिए ऊन, घी आदि का विनिमय भी करते थे। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनका कारोबार टांडा कहलाता था और कई पशुचारी, मवेशी और घोड़े जैसे जानवरों को पालते पोसते और भ्रमण करते थे। तो जो खानाबदोश थे और घुमंतू लोग थे, वो लोग क्या करते थे? वो लोग अपने जानवरों के साथ, जो भी उन जानवर वो लोग पालते थे उसके साथ कई दूर तक घूमते रहते थे। उनका जो जीवन था वो दूध या फिर अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। और ये क्या करते थे? खेतीहर गृहस्थों से, जैसे अनाज हो गया, कपड़े हो गए, बर्तन हो गया, ऐसी चीजों के लिए वो लोग ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे, आदान प्रदान भी करते थे। बंजारा लोग जो थे वो सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे और उनका जो कारवा था वो टांडा कहलाता था। मतलब जहाँ पे वो लोग रहते थे उसको टांडा कहा जाता था। कई पशुचारी, मवेशी जो थे और घोड़े जो थे जैसे जानवर को पालते थे और उसका भ्रमण करते थे। नेक्स्ट है बदलता समाज, नई जनजातियां और श्रेणियां। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरतें बढ़ते गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी।
वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई नई जातियां सामने आई। दूसरी ओर कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रिय के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफी इजाफा हुआ। ये हूण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित थी। नेक्स्ट है गोंड के बारे में। तो गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। ये जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं वो जनजाति के बारे में है, जनजाति लोग या फिर खानाबदोश लोग के बारे में। तो जो गोंड लोग हुआ करते थे वो गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। ये स्थानांतरणीय कृषि अर्थात जगह बदलकर खेती करते थे। मतलब एक जगह वो लोग खेती नहीं करते थे, वो जगह बदल बदल कर खेती करते थे। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में भी बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। ठीक है, जो गढ़ कटंगा था उसके गोंड राज्य में 70,000 गांव थे और यह एक प्रसिद्ध समृद्ध राज्य था। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने कटंगा पर हमला किया। दुर्गावती ने इसका डटकर सामना किया और उसकी हार हुई और वीरगति को प्राप्त हुई। ठीक है, तो जो गढ़ कटंगा था वहां के जो गोंड राज्य में 70,000 गांव थे और यह एक समृद्ध राज्य था। और अब 1565 की अगर हम बात करें तो उसमें आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़ कटंगा पर हमला किया और दुर्गावती उस टाइम की जो शासक थी वहां पे, वो उन्होंने डटकर सामना किया और उसकी हार हुई और वीरगति को प्राप्त हो गई। नेक्स्ट है अहोम। तो अहोम जो लोग थे वो मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। उन्होंने भूस्वामी लोगों को पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियों 1523 और कोच हाजों के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है, अगर हम बात करें अहोम लोगों की, तो जो अहोम लोग थे वो लोग असल में म्यांमार से आए थे। ठीक है, और 13वीं सदी में आकर ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में वहां पे बस गए। उन्होंने वहां के जो पुराने जमींदार थे, जो भूइयां थे, उनको हटाकर अपना नया और बड़ा राज्य स्थापित किया था। और उसके बाद 16वीं सदी में उन्होंने आसपास के दो बड़े राज्य जो कि था चुटियो और कोच हाजो, जिसका दिया हुआ है कब उन्होंने, तो 1523 में चुटियो और कोच हाजो को 1581 में उन्होंने क्या किया था, उनको अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अपने अधीन कर लिया था। उन्होंने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल किया। 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए थे। अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। और 1662 में मीर जमुला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया और इसमें अहोम लोगों की हार हुई। तो अगर हम बात करें अहोम लोग की, तो वो लोग बहुत ताकतवर थे और उन्होंने बहुत पहले 1530 के दशक में ही बंदूक जैसे आग्नेयास्त्र हो गया, बारूद वाले जो हथियार हैं उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। और 1660 तक वो खुद अच्छी क्वालिटी का बारूद और तोपें बनाने भी लगे थे, मतलब उसका निर्माण भी करने लगे थे। उनका समाज छोटे छोटे समूहों और कुलों में बटा हुआ था जिनको क्या कहा जाता था, खेल कहा जाता था। और 1662 में दिल्ली के मुगल बादशाहों ने अपने सेनापति जो मीर जुमला थे उसको भेजकर अहोम राज्य पर हमला करवाया और इस लड़ाई में अहोम राजा जो थे वो हार गए और अहोम लोग की हार हुई। अहोम राज्य जो था वो बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाई कहलाते थे। शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई और अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। पुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया था। तो अगर हम बात करें अहोम राज्य की, अहोम जो राज्य था बेसिकली वो बेगार पर निर्भर था। बेगार का मतलब होता है कि
जो राज्य को चलाने के लिए इसमें क्या होता था कि कामगारों को, जो भी कामगार होते थे, उनको बिना मजदूरी दिए और जबरदस्ती काम लिया जाता था। उनको मतलब काम के लिए मजदूरी नहीं दिया जाता था, तो उसको क्या बोलते थे? बेगार। और वो लोग बेगार पे निर्भर थे, मतलब कि वो लोग काम करवा देते थे और उसके बाद उसको जो भी मजदूरी होती है वो नहीं देते थे। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था उनको पाइक कहा जाता था। ठीक है। शुरुआत में क्या होता था कि जो अमूल लोग थे वो अपनी जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन उसके बाद 17वीं सदी की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई और उसके बाद वो जो भी ब्राह्मण के प्रभाव बढ़ोतरी होने के कारण ब्राह्मण जो चीज मानते थे, देवी देवताओं की मानते थे और जिस तरीका से पूजा पाठ मानते थे, उस तरीका का प्रचलन वहां पे शुरू हुआ। अहोम जो समाज था वो एक अत्यंत परिष्कृत समाज था और बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में लिखा गया था और उसके बाद असमिया में लिखा गया था। तो ये लास्ट टॉपिक है एनसीईआरटी का, जो हिस्ट्री बुक है उसका। अब नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो इसमें मिलान करना है। तो ऑलरेडी हम मिला कर ही रखे हैं इसको, मतलब सॉल्व करके ही रखे हैं। तो इसमें क्या है? गढ़, तो गढ़ का होगा 84। फिर टांडा, तो कारवा से जो भी कारवा होता है उसको टांडा कहा जाता है। हम लोगों ने इसको देखा भी है इसके पहले जो भी हमने डिस्कशन किया था यहाँ पे। अगर हम बात करें, एक सेकेंड, यहाँ हम देख सकते हैं कि जो खानाबदोश लोग थे उनका जो कारवा होता था वो टांडा कहलाता था। तो यहाँ पे टांडा का हो जाएगा कारवा। ठीक। उसके बाद यहाँ पे श्रमिक तो पाइक हो जाएगा। कुल, खेल और शिव सिंह तो अहोम राज्य और फिर दुर्गावती गढ़ कटंगा। तो ये हमारा इसका आंसर होगा, मतलब इसको मिलान करने वाला क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व किया है यहाँ पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है। इसमें है कि वर्णों के भीतर पैदा होती नई जातियां क्या कहलाती है? तो जनजातीय कहलाती है, फिर उपजातीय कहलाती है। उसके बाद यहाँ पे डैश और फिर अहोम लोगों द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियां, तो बुरंजी हो जाएगा यहाँ पे। फिर अकबरनामा में यह उल्लेख है कि गढ़ कटंगा में कितना गांव मिला है? तो 70,000। फिर उसके बाद बड़े और ताकतवर होने पर जनजातीय राज्यों ने यहाँ पे डैश और फिर को भूमि अनुदान दिए। तो यहाँ पे कवियों, विद्वानों, फिर ब्राह्मणों और मंदिरों हो जाएगा यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही गलत हमें बताना है। तो जनजातीय समाजों के पास समृद्ध वाचक परंपराएं थी, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में कोई जनजातीय समूह नहीं था, तो ये गलत है। उत्तर पश्चिमी भाग में कई जनजातीय समूह था, जैसे खोखर, गख्खर जैसी जनजातीय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोंड राज्यों में अनेक नगरों को मिलाकर 84 बनता था, ये गलत है। 84 गांवों का एक समूह होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भील उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में रहते थे, तो ये गलत है। जो भील थे वो पश्चिमी और मध्य भारत में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खानाबदोश पशुचारकों और एक जगह बसे हुए खेतिहरों के बीच किस तरह का विनिमय होता था? तो खानाबदोश जैसे कि खानाबदोश मतलब होता है बंजारा, जो एक जगह नहीं रहते हैं, घुमंतु लोग होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। तो खानाबदोश अपने पशुओं पर सामान लादकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। वे खेतिहरों से अनाज, कपड़े आदि लेते थे और उन्हें ऊन, घी, दही और दूध जैसे पशु उत्पाद या बदले में व्यापार से प्राप्त अन्य वस्तुएं देते थे। यह वस्तु विनिमय पर आधारित था, आदान प्रदान करते थे, वस्तु का एक वस्तु लेते थे, दूसरा वस्तु देते थे, इस तरीके से। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि अहोम राज्य का प्रशासन कैसे संगठित था? तो अहोम राज्य पाइक पर निर्भर था और बेगार पर निर्भर था। ठीक है, मतलब कि जबरन श्रम कराता था, काम करा देगा फिर पैसा नहीं देगा, इस टाइप का। प्रशासन खेलों में विभाजित था, मतलब कुलों में विभाजित था, जहां प्रत्येक खेल के पास कई गांव होते थे। यह 17वीं शताब्दी तक एक केंद्रीकृत व्यवस्था बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ण आधारित समाज में क्या परिवर्तन है? तो वर्णों के भीतर नई जातियां जो जातियां उभरने लगी, जिससे जाति समाज के संगठन का आधार बन गई, न कि वर्ण। कई जनजातियों को विशासक वर्ग और अन्य कई जातियों के रूप में इस समाज में भी शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक राज्य के रूप में संगठित हो जाने के बाद जनजातीय समाज कैसे बदला? तो समाज अधिक केंद्रीकृत हो गया, उसमें असमानता आ गई और प्रमुख जनजातीय परिवारों ने शासक वर्ग का रूप ले लिया और वे ब्राह्मणों के प्रभाव से जाति आधारित समाज में भी शामिल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या बंजारे लोग अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण थे? हाँ, वे सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। वे अनाज को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अपने कारवा टांडा पर ले जाकर शहरों और सेनाओं को बेचते थे और वे
महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंड लोगों का इतिहास अहोमों के इतिहास से किन मायनों से भिन्न था? क्या कोई समानता भी थी? तो भिन्नताएं क्या थी कि गोंड लोग जो थे वो मूल रूप से स्थानांतरित खेती करते थे, मुगलों द्वारा पराजित होकर अपने राज्य का एक बड़ा हिस्सा खो दिया। और नेक्स्ट अगर अहोम की बात करें तो 13वीं सदी में बाहर से आकर बसे और धान की खेती की नई तकनीक लाया, मुगलों को सफलतापूर्वक खदेड़ कर अपनी स्वतंत्रता बचाए रखे। तो ये इनमें भिन्नताएं थी। और अब हम देखेंगे समानताएं। तो दोनों ने केंद्रीकृत राज्य स्थापित किए। दोनों समाज में बाद में सामाजिक असमानता आई और वे जाति आधारित समाज में शामिल हो गए। तो इस तरीका के समानताएं थी और भिन्नताएं थी अहोम और गोंड लोगों में और अहोम और गोंड राज्य में। तो आज के लिए बस इतना ही। ये पूरा क्वेश्चन जितना भी एनसीईआरटी का जो 5th चैप्टर था क्लास 7 का, उसमें क्वेश्चन था उसको हमने सॉल्व कर लिया और साथ ही जितना भी टॉपिक था वो सारे टॉपिक हमने कवर किए हैं इसमें। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसमें हम 6th चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।